हमारे ग्रह पर अद्भुत परियोजनाएं जन्म ले रही है, जो न केवल आश्चर्य पैदा कर सकती है, बल्कि इतिहास की दिशा भी बदल सकती है। वे महत्वाकांक्षा, असर और भविष्य की इच्छा का प्रतीक बन जाते हैं, जिसमें प्रौद्योगिकी, कला और नवाचार सामंजस्यपूर्ण परस्पर क्रिया में एक साथ आते हैं। लेकिन टेक्सास में सैमसंग की विशाल चिप फैक्ट्री, माउंट फूजी के तल पर भविष्यवादी वालेन सिटी, लाल सागर के किनारे एक सपनों का रिजॉर्ट और प्रसिद्ध सैंटियागो बर्नाब्यू स्टेडियम का नवीनीकरण, सभी में क्या समानता है? उत्तर सीधा है, ये सिर्फ इमारतें नहीं है, बल्कि एक नई दुनिया बनाने की सीढ़ियां है। आज के वीडियो में हम आपको इन और अन्य अविश्वसनीय परियोजनाओं के निर्माण के बारे में और बताएंगे। सैमसंग चिप फैक्ट्री। दक्षिण कोरियाई सैमसंग कंपनी दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय और औद्योगिक समूहों में से एक है। समूह की सबसे प्रसिद्ध कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है। यह उपकरणों और एकीकृत सर्किट के उत्पादन से संबंधित है। 2020 में इसके उपाध्यक्ष के नाम किम ने टेक्सास में चिप विनिर्माण संयंत्रों के निर्माण के बारे में जनता के सामने दावा किया। यह 2022 में शुरू हुआ और 2024 की दूसरी छमाही में चालू होने वाला था। प्लांट के स्थान के लिए टेलर शहर को चुना गया था। मूल रूप से एरिज़ोना, फ्लोरिडा में नगर पालिकाओं पर भी विचार किया गया था, लेकिन टेक्सास को कम स्थानीय करों, स्टीयर बिजली स्रोतों और सैमसंग के अन्य विनिर्माण संयंत्र टेलर से 25 किलोमीटर दूर ऑस्टिन में स्थित होने के कारण चुना गया था। उम्मीद है कि भविष्य का संयंत्र कंपनी के लिए एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र बन जाएगा। अब यह चिप उत्पादन में बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रहा है। कंपनी की प्रतिस्पर्धी ताइवानी कंपनी TSMC है। इस संयंत्र में नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके विभिन्न उपकरणों के लिए माइक्रोचिप्स का निर्माण किया जाएगा। प्लांट का कुल क्षेत्रफल 5 वर्ग किलोमीटर से अधिक होगा। प्लांट के निर्माण की लागत $25 बिलियन आंकी गई है। सऊदी अरब दुनिया के 15 सबसे अमीर देशों में से एक है। हाल के वर्षों में अधिकारियों ने आधुनिक वास्तुशिल्प परियोजनाओं के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया है, जिनकी कीमत खगोलीय रकम तक पहुंचती है। सबसे महंगी में से एक लाल सागर परियोजना है। यह एक विकसित मनोरंजन परिसर का प्रतिनिधित्व करागा। इसके निर्माण के लिए टब्बू प्रांत के एक क्षेत्र को स्थल के रूप में चुना गया था। यह रिजॉर्ट लाल सागर तट के 180 किलोमीटर और अल-जावी अमलाज शहरों के क्षेत्र में द्वीपों पर बेही फैला होगा। चूंकि क्षेत्र में पानी और हवाई का तापमान लगातार ऊंचा रहता है, इसलिए रिजॉर्ट पूरे साल पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार रहेगा। निर्माण 2018 में शुरू हुआ। एक बार जब रिसोर्ट चालू हो जाता है, तो पहर के दृश्यों के साथ सुरम्य समुद्र तट, निश्चित रूप से गर्म समुद्र, लग्जरी होटल, रेस्टोरेंट और विकसित डाइविंग बुनियादी ढांचे अपने आगंतुकों का इंतजार करते हैं। बेशक लाल सागर परियोजना वास्तु में एक स्वर्गीय जगह की तरह लगती है, खासकर जब निर्माण की लागत $30 अरब है। 2020 में जापानी निगम टोयोटा ने एक पूर्ण स्वायत्त शहर के निर्माण की घोषणा की। ये टोक्यो से 90 किलोमीटर दूर माउंट फूजी की तलहटी में होंशु द्वीप पर स्थित होगा। शहर का कुल क्षेत्रफल 71 हेक्टेयर होगा। इस शहर की कल्पना एक जीवित प्रयोगशाला के रूप में की गई है। प्रारंभ में केवल शोधकर्ता ही इसके सही क्षेत्र में रहेंगे, जो शहरी वातावरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कार्यान्वयन का परीक्षण करेंगे। अकिया टोयोटा के मुताबिक पूरा शहर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके लोग, वाहन और इमारतें एक दूसरे से संवाद करेंगे। शहर के प्रत्येक तत्व पर अंतिम विवरण तक विचार किया जाना चाहिए। परियोजना के मास्टर प्लान के अनुसार वोवेन सिटी में 3 सड़कें होनी चाहिए। इनमें से एक तेज वाहनों के लिए, दूसरा वाहनों और पैदल यात्रियों के लिए और तीसरा पैदल यात्रियों के लिए है। वोवेन सिटी न केवल एक बुद्धिमान बल्कि एक पारिस्थितिक शहर भी होगा। सभी इमारतें लकड़ी से बनाई जाएगी और उनकी जहतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। युवाओं के लिए घर, स्वास्थ्य और जरूरतों की निगरानी के लिए घरेलू रोबोट सेंसर से सुसज्जित होंगे। निवासियों को शहर में लाने ले जाने के लिए केवल 0 उत्सर्जन वाले पूर्ण स्वायत्त वाहनों का उपयोग किया जाएगा। भविष्य की स्मार्ट सिटी पर टोयोटा की लागत $4 अरब 680 मिलियन होगी। इटा
प्रायोगिक परमाणु संलयन उपकरण इतर का वजन 23,000 टन है और ये लगभग 30 मीटर ऊंचा है। ये फ्यूजन रिएक्टर सेंट पॉल ले ड्यूरेंस नगर पालिका में सहायक सुविधाओं के साथ 180 हेक्टेयर के एक परिसर के बीच में स्थित है। इट्टा, जिसका लैटिन में अर्थ है रास्ता, वर्तमान में प्रचालन में मौजूद सबसे बड़े प्रायोगिक रिएक्टरों ग्रेट ब्रिटेन में जेट या संयुक्त यूरोपीय स्टोरस और जापान में संयुक्त यूरोपीय जापानी रिएक्टर JT60 60 से कहीं अधिक है। निर्माण 2010 में शुरू हुआ। रिएक्टर की असेंबली 2020 की गर्मियों में शुरू हुई और पूरा होने का समय 2035 निर्धारित है। इट्टा रिएक्टर का एक मुख्य लक्ष्य यह प्रदर्शित करना है कि संलयन प्रतिक्रिया ऊर्जा की मात्रा की तुलना में काफी अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। प्रक्रिया स्वयं शुरू करने के लिए उपयोग किया जाता है। इन रिएक्टरों को टोकामक कहा जाता है। वे सुपर हॉट प्लाज्मा में ऊर्जा मुक्त संलयन प्रतिक्रियाओं को पूरा करने के लिए हीटिंग सिस्टम, मैग्नेट और अन्य उपकरणों के संयोजन का उपयोग करते हैं। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र रिएक्टर पॉट में आवेशित कणों को फंसाता और घुमाता है ताकि वे संलयन कर सके और थर्मोन्यूक्लियर ऊर्जा का उत्पादन कर सके। आकर के संदर्भ में बड़े टोकामक बेहतर इंसुलेशन प्रदान करते हैं और संलयन कणों को लंबे समय तक बनाए रखते हैं, इसलिए वे छोटे उपकरणों की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि नई टंगस्टन क्लेड चैम्बर में 40 क्यूबिक मीटर का प्लाज्मा वॉल्यूम बनाने में सक्षम होंगे और अंदर का तापमान 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। प्लाज्मा की आवश्यक मात्रा प्रदान करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से 2 लाख गुना अधिक मजबूत होना चाहिए। 18 कॉइल्स को -269 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक ठंडा किया जाएगा। तो प्रत्येक कुंडल का वजन लगभग 300 टन है। यह 15 मीटर ऊंचा और 9 मीटर चौड़ा है। इट्टा थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर फ्रांस में स्थित है और ऐसे 35 देशों के सहयोग से बनाया गया था। यूरोपीय संघ के सभी देश, स्विट्जरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यान्वयन अवधि के दौरान परियोजना की लागत $28 बिलियन तक पहुंच गई। सैंटियागो बर्नाब्यू विश्व प्रसिद्ध स्पेनिश टीम रियल मैड्रिड का घरेलू स्टेडियम है। स्टेडियम 1947 में बनाया गया था। इसका कई बार पुनर्निर्माण किया गया और 2019 में मैदान के सबसे व्यापक पुनर्निर्माण पर काम शुरू हुआ। इस परियोजना में मुख्य निवेशक अमेरिकी बैंक JP मॉर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका थे। की समझौते के अनुसार रियल उन्हें 30 वर्षों तक प्रति वर्ष $29.5 मिलियन का भुगतान करेगा। राशि सम्मानजनक है, लेकिन इस नवीकरण परियोजना में निवेश किया गया पैसा लाभदायक होगा। सैंटियागो बर्नाब्यू के पुनर्निर्माण पर काम को कई चरणों में विभाजित किया गया था। शुरुआत में ही स्टेडियम के बगल में स्थित शॉपिंग सेंटर को ध्वस्त करने का निर्णय लिया गया। इसके बजाय यहाँ एक पार्क और एक विश्राम क्षेत्र दिखाई देगा। फिर पुनर्निर्माण ने अखाड़े के डिजाइन को प्रभावित किया। अब यह अधिक भविष्यवादी है और एक अंतरिक्ष यान जैसा दिखता है। यह स्टील स्ट्रिप्स और मीडिया स्क्रीन से बने एक आवरण से ढका हुआ है जो एक छवि पेश करता है और पूरे स्थान को रोशन करता है। डिजाइनरों ने स्टेडियम की चहत में सुधार किया। इस उद्देश्य से अखाड़े की ऊंचाई 12 मीटर बढ़ा दी गई। चलचहत दर्शकों को ताजी हवा के साथ खूबसूरत मौसम का आनंद लेने और बारिश के दौरान उनकी रक्षा करने में मदद करेगी। स्टेडियम का सबसे महत्वपूर्ण नवाचार 6 मंजिला स्लाइडिंग पिच है। इस समाधान के लिए धन्यवाद। स्टेडियम को आसानी से एक कॉन्सर्ट हॉल या अन्य खेलों के लिए मैदान में बदल दिया जा सकता है। रियल के प्रयासों की बदौलत स्टेडियम को एक बहुकार्यात्मक भविष्यवादी खाली स्थल में बदल दिया गया है। इस प्रोजेक्ट की लागत $1.5 अरब से ज्यादा आंकी गई है। जनसंख्या के हिसाब से मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ 12.5 मिलियन लोग रहते हैं। इतनी बड़ी आबादी के आरामदायक जीवन के लिए परिवहन पहुँच महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जनवरी 2024 में इस देश का सबसे लंबा समुद्री पुल खोला गया। लंबाई 21.8 किलोमीटर है। गौरतलब है कि ये 12 है। दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल। नया पुल मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ता है। इस परिवहन केंद्र के निर्माण से पहले स्थानीय लोगों को हवाई अड्डे तक पहुंचने में कम से कम 2 घंटे लगते थे।
इस सफर में अब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। पुल में 2 अतिरिक्त आपातकालीन लेन के साथ 6 लेन का राजमार्ग है। गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों का प्रवेश सख्त वर्जित है। अब पुल की क्षमता कम से कम 70,000 कार प्रतिदिन है। पुल के कुछ हिस्सों में शोरोदी अवरोधक लगे हैं। यह समाधान बाबा के परमाणु अनुसंधान केंद्र के दृष्टिकोण को सीमित करता है। इसके अलावा राजमार्ग पर पक्षियों को देखने के लिए एक विशेष क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हर कोई आराम कर सकता है और राजहंस को देखने का आनंद ले सकता है। पुल के निर्माण में लगभग 1,29,000 टन स्टील और 8,30,000 टन से अधिक कंक्रीट का उपयोग किया गया था। इसके अलावा पुल को तेज हवाओं और सुनामी का सामना करने के लिए निर्माण में संक्षारण प्रतिरोधी सामग्री का उपयोग किया गया था। परियोजना के लेखकों के अनुसार यह संरचना रिक्टर पैमाने पर 6.5 तक के भूकंप को झेल सकती है। पुल के निर्माण कार्य की लागत $2.2 बिलियन से अधिक थी। एलएनजी कनाडा एक प्रमुख औद्योगिक ऊर्जा परियोजना है जिसमें एलएनजी के ध्रुवीकरण, भंडारण और लोडिंग के लिए कनाडा के किटीमेट बंदरगाह में एक टर्मिनल बनाया जा रहा है। ये टर्लीक्रेट प्राकृतिक गैस का निर्यात करेगा जिसे परियोजना भागीदार ब्रिटिश कोलंबिया के डॉसन क्रीक के पास गैस क्षेत्रों से निकालेंगे। $31 बिलियन अनुमानित कुल निवेश को 1 अक्टूबर 2018 को परियोजना के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया था। वे 5 कंपनियों की सहायक कंपनियां हैं: शेल, पेट्रोनास, पेट्रोचाइना, मित्सुबिशी और कोगोस। टर्मिनल शुरू में प्रति वर्ष 14 मिलियन टन प्राकृतिक गैस की कुल मात्रा के साथ 2 लाइनों से एलएनजी निर्यात करेगा, जिसकी पूरी क्षमता कथित तौर पर 48 मिलियन टन तक होगी। 670 किलोमीटर लंबी कोस्टल गैसलिंग गैस पाइपलाइन का निर्माण, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक गैस को किटीमेट तक पहुंचाना है, पहले ही पूरा हो चुका है। टर्मिनल का निर्माण न केवल कनाडाई ऊर्जा उद्योग के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। क्योंकि टर्लीक्रेट रूप सही प्राकृतिक गैस का उपयोग बिजली संयंत्रों, पेट्रोकेमिकल संयंत्रों और विभिन्न अन्य रूपों के लिए ईंधन के रूप में तेजी से किया जा रहा है। परिवहन का पूरा होने पर एलएनजी कनाडा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलएनजी निर्यात करने वाला पहला कनाडाई टर्मिनल होगा। सजेदर उनके आपूर्तिकर्ता 2025 के मध्य तक टर्लीक्रेट गैस का पहला ऑर्डर भेजने की योजना बना रहे हैं। कैथेड्रल एक विश्व प्रसिद्ध फ्रांसीसी स्मारक है। कैथोलिक चर्च 60 से अधिक वर्षों से निवासियों और आगंतुकों का आकर्षण बना हुआ है। हालांकि 15 अप्रैल 2019 को उनकी अटारी में आग लग गई। बुझाने का काम 12 घंटे से अधिक समय तक चला। इस घटना से टावर को सबसे अधिक नुकसान हुआ, जिसमें 500 टन ओक की लकड़ी और 250 टन सीसा था, जिसके कारण संरचना और कैथेड्रल की 2/3 छत ढह गई। विनाश से भयंकर क्षति हुई। फ्रांसीसी अधिकारियों ने स्मारक के जीर्णोद्धार पर तुरंत काम शुरू करने का फैसला किया। मूल रूप से कैथेड्रल को इंस्टॉलेशन के साथ और अधिक आधुनिक रूप देने, समकालीन कलाकारों के कार्यों से सजाए गए अन्य दीर्घाओं और लकड़ी के टावर को क्रिस्टल टावर से बदलने की योजना बनाई गई थी। इस विचार को नापसंद किया गया और इसलिए नोट्रे डेम को उसी रूप में बहाल करने का निर्णय लिया गया जैसा वह आग लगने से पहले था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने वादा किया है कि स्मारक को 2026 तक बहाल कर दिया जाएगा और ओलंपिक खेलों के समय इसका भव्य उद्घाटन किया जाएगा थी। हालांकि जून की पुनर्स्थापना कार्य को कई बार स्थगित करना पड़ा, इसलिए कैथेड्रल की उद्घाटन तिथि को वर्ष के अंत में स्थानांतरित कर दिया गया। विशेषज्ञों का अनुमान है कि कैथोलिक मंदिर के जीर्णोद्धार में $60 मिलियन की लागत आई। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लाइक करें, कमेंट लिखें और जल्द ही फिर मिलेंगे।